हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पश्चिमी राजनीतिक विचारकों को पढ़ रहे थे, जिसमें प्लेटो को हम लोगों ने पढ़ लिया है और अरस्तु को शुरुआत किया था। आज अरस्तु के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को हम लोग को पढ़ना है। हम लोग ये जान चुके हैं कि जो अरस्तु है एक राजनीति शास्त्र का पिता है और अपने अध्ययन पद्धति के बदौलत वह राजनीति शास्त्र का पिता बन गया। इस सब चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने किया है। अरस्तु की जो महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स है उसके 8 भाग हैं, इसकी भी चर्चा किया है। और आज जो है अरस्तु के हम लोग 2 विचारों को पढ़ना है। देखिए उनको कौन कौन से विचार है जिसको हम लोग को पढ़ना है। राज्य संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, और दूसरा है नागरिकता संबंधी विचार। नागरिकता संबंधी विचार, नागरिकता संबंधी विचार। ठीक है, इन 2 विचारकों को हम लोगों को पढ़ना है। और अभी जो है हम लोग सबसे पहले अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों को हम लोग पढ़ेंगे कि अरस्तु राज्य के संदर्भ में क्या अपनी अवधारणा देता है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य का क्या वर्क है, राज्य के पास क्या होनी चाहिए, व्यक्ति की आवश्यकताओं को राज्य कैसे पूरा करता है। इन सब बातों पे चर्चा करके हम लोग राज्य संबंधी अवधारणा को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग नागरिकता संबंधी विचार को पढ़ेंगे। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। हम जब भी अरस्तु के किसी भी अवधारणा को जो पढ़ेंगे तो उसकी पुस्तक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसकी चर्चा करेंगे। और पॉलिटिक्स के 8 भागों में अपने उसने विचारों को वर्णन किया है, तो किस भाग में किस विचार का वर्णन किया है इस बात को भी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं कि किस भाग में ये अरस्तु ने नागरिकता की अवधारणा दिया और किस भाग में जो है राज्य संबंधी अपना विचार दिया। तो अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं, इसकी जो पुस्तक पॉलिटिक्स है, इसकी पुस्तक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में, के प्रथम भाग में अरस्तु ने अपने राज्य संबंधी अवधारणा को अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में ही राज्य की चर्चा किया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है राज्य को पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कह दिया था कि दास्ता पढ़ने के लिए, दास्ता को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिक्स का पहला भाग, पहले ही भाग में जो है इसने अपने राज्य संबंधी अवधारणाओं को दिया। राज्य के संदर्भ में राज्य के संदर्भ में जो इसकी अवधारणा है उसको शुरू करने से पहले उसके एक स्टेटमेंट के माध्यम से इसके विचारों को हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसमें इसने कहा था कि जो राज्य है, राज्य परिवार गांव का एक ऐसा समूह है जहां व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण रूप से याद। राज्य की बहुत सारी लोगों ने बहुत सारा परिभाषा दिया है, लेकिन यह भी परिभाषा बहुत परीक्षाओं में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी राज्य की परिभाषा के संदर्भ में ये देख, ये परिवार और गांव का क्या है,
समूह है। तो मान के चलिएगा गांव और परिवारों के समूह के रूप में जो परिभाषा देता है राज्य का, वह है अरस्तु, जो बहुत ही परंपरागत और पुरानी परिभाषा है राज्य के संदर्भ में। लेकिन इसकी जो राज्य के संदर्भ में अवधारणा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये परिवार और गांव के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देता है, तो बहुत समझिए कि अरस्तु का ही है। एक और इसकी विशेषता यह है, जहां लास्ट में कहता है कि व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति जो है कहाँ होती है, राज्य में होती है। व्यक्ति अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद उसकी बहुत सारी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती है, जिस आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति राज्य रूपी अंतिम संगठन में होता है। राज्य के बाहर उसके बाद से कोई संगठन नहीं मानता है। और राज्य का विकास परिवार गांव के बाद राज्य होता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे भी। तो राज्य की परिभाषा देते समय इसने कहा परिवार गांव का ऐसा समूह है जहां व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हमने इस डिफिनेशन के अंतर्गत ये बात बताया कि आपको दो बातों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। यह परिवार और गांव का समूह है, और दूसरा व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये दोनों बातें राज्य को में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोगों को जान के रखना है। और जैसे ही दोनों बातें हमको मिलती है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, तो हमको ये समझ जाना होगा कि इसकी जो परिभाषा है ये वास्तव में अरस्तु ने दिया है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को ये समझना होगा कि राज्य के संदर्भ में तत्कालिक समय में जो एथेंस थी, एथेंस में राज्य के समय में क्या बातें होती थी। तो राज्य के एथेंस में तत्कालिक समय में क्या बातें होती, थोड़ा इसको जान लीजिए। अरस्तु जो है, चूंकि हमें पता है कि जो अरस्तु है प्लेटो का शिष्य है, और प्लेटो की राजनीतिक चिंतन को ही मॉडिफाई करके अध्ययन पद्धति में बदलाव करके वह राजनीति शास्त्र का पिता बन गया। राजनीति शास्त्र में ऐसी कोई बातें अरस्तु ने नहीं कहा जो बिल्कुल नवीन हो और तत्कालिक समय में उसके बारे में कोई चर्चा ना हो। तत्कालिक समय में भी चर्चा था, और उसके गुरु प्लेटो ने तो बहुत सारे विचार और चिंतन के माध्यम से दे दिया था। उसको उसने मॉडिफाई किया, धरातल के स्तर पे उसका परखा, और परखने के बाद वो क्रमबद्ध करके क्या किया, प्रस्तुत किया, जिसके कारण वो राजनीति शास्त्र का पिता बन गया। तो राज्य के संदर्भ में भी तत्कालिक समय में बहुत सारी अवधारणा थी। राज्य के संदर्भ में जो प्लेटो की अवधारणा थी वही जो है अरस्तु की भी अवधारणा है। प्लेटो और अरस्तु में यदि समानता के संदर्भ में देखा जाए, समानता हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी हैं, तो समानता के स्तर पर ये देखिए कि अरस्तु जो है प्लेटो का शिष्य था, और समानता के लेवल पे अरस्तु और प्लेटो में यही था कि राज्य संबंधी अवधारणा में दोनों की विचारधारा बिल्कुल सेम थी। कोई भिन्नता नहीं थी, कोई अंतर नहीं थी, न अध्ययन पद्धति को लेकर, नहीं कोई अवधारणा को लेकर, कोई अंतर नहीं था। अब ये प्रश्न उठता है कि एथेंस में राज्य के संदर्भ में क्या बोला जाता था। तो जो एथेंस है, वह एथेंस में सबसे बड़ी बात जो सोफिस्ट थे, यह सोफिस्ट वर्ग, प्लेटो ने जो बोला अरस्तु ने वही बोला। तो इसका मतलब जो सोफिस्ट वर्ग बोलते होंगे उसके विपरीत बोला होगा। प्लेटो अपने राजनीतिक चिंतन का जो शुरुआत था वह सोफिस्ट वर्ग की अवधारणा जितनी भी थी सबके विरुद्ध में था। सोफिस्ट वर्ग के बारे में हमने प्लेटो को पढ़ाते समय बताया भी था, फिर से दोबारा चर्चा भी कर देते हैं कि जो सोफिस्ट वर्ग एक ऐसे व्यक्तियों का वर्ग था जो धन लेकर शिक्षा देते थे, और इनका शिक्षा का मूल उद्देश्य था कि सत्ता की प्राप्ति कैसे की जाती है, सत्ता की प्राप्ति करने के लिए कौन कौन से दांवपेच होते हैं, उसके बारे में बातें की जाती थी। तो सोफिस्ट वर्गों ने राज्य के संदर्भ में कहा कि राज्य जो है मानव निर्मित है, मनुष्यों के समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का उदय हुआ है, ये मानव निर्मित है। और जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति को मिले हुए जो मूलभूत अधिकार होते हैं, उन अधिकारों पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात जो सोफिस्ट वर्ग की धारणा में देखा जाए कि राज्य और व्यक्ति क्या है, तो राज्य और व्यक्ति की तुलना में व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है, राज्य कम महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जो है राज्य की जो राजनीतिक सत्ता है उसको प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के तरीके जो है उसको अपना सकता है। व्यक्ति को न्याय की अवधारणा में विश्वास नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को अच्छे बुरे की बात नहीं सोचनी चाहिए, व्यक्ति को सत्य संबंधी अवधारणाओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति करने के लिए सारी जो चीजें हैं बिल्कुल बकवास की चीजें हैं और बहुत बड़े अवरोधक के काम करते हैं। तो इस तरीके की बातें कहकर राज्य के संदर्भ में इसने राज्य को आर्टिफिशियल बता दिए, राज्य को व्यक्ति पर नियंत्रण करने का अधिकार ही नहीं ये बता दिए, व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध बहुत सारे अधिकार है ये बातें बता दिए। अब जो है अरस्तु ने या प्लेटो ने जो राज्य के संदर्भ में सोफिस्टों की जो अवधारणा थी
उसी अवधारणा को क्या करता है, विरोध करता है और फिर अपनी अवधारणा को प्रस्तुत करता है। हमने एक स्टेटमेंट के माध्यम से बताया कि प्लेटो अरस्तु क्या बताना चाहता है कि राज्य जो है वह परिवार और ग्रामों का समुदाय है जहां व्यक्तियों की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन्हीं चीजों से लेकर हम लोगों को राज्य के संदर्भ में पढ़ना है। अब देखिए, ये जो अरस्तु है इसने बताया कि जो राज्य है क्या है, वह परिवार का, ठीक है, फिर बाद में गांव का, फिर बाद में तब जो है राज्य। अरस्तु ने यह बताया कि जो राज्य है वह एकाएक जन्म नहीं लिया है, यह सिस्टमेटिक तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई है। और राज्य कब हुआ है? राज्य को इसने बताया कि जो मनुष्य है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अपने स्वभाव से राजनीतिक प्राणी होने के कारण ही राज्य अस्तित्व में आया। यदि व्यक्ति राजनीतिक प्राणी नहीं होता, राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता, तो शायद राज्य का उदय नहीं हुआ होता। व्यक्ति के राजनीतिक प्राणी होने के साथ साथ जो राजनीतिक उसके ज्ञान थे, उसी ज्ञान की व्यवहारिक जो रूप है, जो स्वरूप है, वह क्या है? राज्य है। अब यहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति कैसे पहुंचा, राज्य के निर्माण में कैसे पहुंचा? तो इसने बताया कि व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक अवस्था ने ही उसे समुदाय में और एक संगठित संगठन में रहने के लिए क्या किया? विवश किया। तो सबसे पहले उसने कहा कि जो मनुष्य है, मनुष्य में भी सामाजिकता पाई जाती है और जो जानवर होते हैं उनमें भी सामुदायिक या सामाजिकता की भावना पाई जाती है। लेकिन जो जानवर होते हैं और मनुष्य की सामाजिकता दोनों में भिन्नता होती है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और अपनी सामाजिकता को और उत्तम बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। वह विचारधारा के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से, नियम और प्रथा और परंपराओं के माध्यम से। जबकि जो जानवर की सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें इस तरह की व्यवस्थाओं की कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए अरस्तु ने जो परिवार पर व्यक्ति और जो जानवर की सामाजिक अवस्था उसमें भिन्नता बताया। और उसने बताया कि जो मनुष्य है सबसे पहले जब सामाजिक जीवन के बारे में सोचा, अपनी सामाजिकता व्यवस्था में जो सोचा, तो सबसे पहले उसने परिवार के अस्तित्व को लाया। परिवार को अस्तित्व में लाया। परिवार को लाने के लिए उसने क्या किया? वैवाहिक व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें पति पत्नी, माता पिता, बच्चे और दासों की एक समूह बना और वह परिवार कहलाया। इसने कहा कि जो परिवार है यह स्वाभाविक है, मनुष्य की क्या है? स्वाभाविक आवश्यकताओं, स्वाभाविक संगठन है। परिवार से अलग रह के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। और परिवार है क्या? परिवार व्यक्तियों की स्वाभाविक समुदाय है, स्वाभाविक एक संगठन है। अब ये परिवार स्वाभाविक क्यों हो जा रहा है व्यक्ति का? तो ये परिवार जो है, परिवार चूंकि क्या है? व्यक्ति की सामाजिक अवस्था का ही परिणाम, प्रथम अवस्था का परिणाम है। अब इस परिवार में व्यक्ति की कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? तो इसने बताया कि जो परिवार है, परिवार चूंकि वैवाहिक व्यवस्था से बनती है और इस वैवाहिक व्यवस्था के बाद जो परिवार बनता है, तो परिवार में व्यक्ति की किन जरूरतों की पूर्ति होती है उसको थोड़ा देखा जाए। तो परिवार में सबसे पहले जो व्यक्ति की जरूरत होती है वह संतानोत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति और सुरक्षा। व्यक्ति की जो मूलभूत और स्वाभाविक जो जरूरतें हैं प्रारंभिक स्तर पे, यह चूंकि परिवार को और समाज को आगे रखने के लिए नए बच्चे को अस्तित्व में लाना, और दूसरा क्या है? उनका पालन पोषण करना और उनकी सुरक्षा प्रदान करना। ये जो मूलभूत जरूरत है जो सामाजिक जीवन की, ये परिवार के द्वारा पूरा हो जाता है। लेकिन व्यक्ति की यह जरूरत प्रारंभिक अवस्था की होती है। ये जरूरत केवल परिवार तक सीमित है और यह जो है पूरे व्यक्ति की पूरी जीवन तक की ये जो है आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपने विकास की बहुत सारी योजनाओं को बनाता है और उस योजनाओं को प्राप्ति करने के लिए
अन्य भी संगठनों की जरूरत अन्य संगठनों की भी क्या होती है, जरूरत होती है। तो परिवार में केवल संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की जरूरत तो पूरा हो जाता है, लेकिन जो है मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं, मनुष्य की नैतिक आवश्यकताएं, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, तमाम तरह की जो अन्य विकास हैं वह जो है परिवार में संभव नहीं है। इससे परिवार से थोड़ा एक बड़े संगठन की जरूरत पड़ती है। तो कई सारे परिवारों को मिलाकर फिर गांव बनाया गया। गांव क्या होता है, पहले परिवार बनता है। मनुष्य की सामाजिक अवस्था की प्रारंभिक स्टेज होती है परिवार बनने के बाद गांव। परिवार में किस व्यक्ति की किस आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो संतानोत्पत्ति का, संतानों को जरूरत होती है, और सुरक्षा का होता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि परिवार में एक व्यक्ति की कौन सी जरूरत अरस्तु के अनुसार पूरा होता है, तो ये दो चीजें होती है। अब चूंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं और भी हैं, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने क्या किया, गांव का निर्माण किया। ठीक है, गांव बना। इस गांव में भी, यह गांव कई सारे परिवारों का एक संगठन है, जब व्यक्ति एक सामाजिक जीवन जीने लगा तो उसमें कई सारे विवाद भी उत्पन्न होने लगे, और उस बहुत सारे परिवारों को एक साथ व्यवस्थित करके रखने के लिए कुछ नियम, प्रथा और व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ी, जहां गांव पे क्या करना पड़ा, बनाया गया विवादों की झगड़ा। क्योंकि कई परिवार एक साथ रहने लगे तो विचारधारा के लेवल पे, आवश्यकता के लेवल पे तमाम तरह की विवादें उत्पन्न होने लगी। इन विवादों को समाधान करने के लिए गांव बना, और गांव में क्या करने लगा, गांव विवादों का समाधान करने लगा। विवादों का समाधान करने लगा। ठीक है, व्यवस्थित जीवन के लिए नियम भी बने। ठीक है, गांव में भी आने के बाद मनुष्य की और भी आवश्यकताएं बढ़ गई, जैसे उसकी आध्यात्मिक आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता, नैतिक आवश्यकता। ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति गांव में नहीं हो पा रहा था, तो व्यक्ति इस विकास का, अपनी सामाजिक अवस्था के विकास के क्रम में पहले परिवार बनाया, फिर गांव बनाया। अब जो है उसकी अन्य और भी आवश्यकताएं थी, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से वो आगे जाना चाहता था, तो गांव से आगे आकर वह क्या बनाया, राज्य बनाया। ठीक है, तो इस राज्य में क्या होता था, मनुष्य की संपूर्ण भौतिक अवस्था, संपूर्ण भौतिक अवस्था, ठीक है, नैतिक, आध्यात्मिक, संपूर्ण भौतिक आवश्यकता, संपूर्ण भौतिक आवश्यकता, नैतिक आवश्यकता और आध्यात्मिक आवश्यकता, इन तीनों की प्राप्ति जो है, इन तीनों की प्राप्ति राज्य में होने लगी। मनुष्य की सामाजिक अवस्था के विकास के जो स्टेज हैं, वह पहला परिवार है, उसके बाद गांव है, उसके बाद राज्य है। इसके बाद जो है अब मनुष्य की न तो कोई आवश्यकता है, और ना ही इसके बाद किसी संगठन की या किसी सामुदायिक जीवन जीने की कोई आवश्यकता है। राज्य जो है व्यक्ति की विकास की अंतिम अवस्था है, और व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उस सारी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य में हो जा रहा है। इसलिए राज्य के बाद अब किसी अन्य संगठन की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा मानना किसका है? ऐसा मानना अरस्तु का है। तो राज्य का विकास इसी क्रम में हुआ है, और व्यक्ति की सामाजिक अवस्था का ही ये परिणाम है। अब हम लोग को ये जानना है कि इस तरीके से यदि विकास का क्रम परिवार है, गांव है, राज्य है, तो राज्य के बारे में अब वो क्या सोचता है। राज्य, ये तो उसकी जो डिफिनीशन थी उसी को हम लोग जो है बांट कर देखे। अब वो राज्य के बारे में क्या क्या कहता है, उसको थोड़ा हम लोग समझ लिया जाए। सबसे पहले ये कहता है कि जो राज्य है
स्वाभाविक समुदाय, स्वाभाविक समुदाय या संगठन। स्वाभाविक समुदाय या संगठन है। देखिए ये इस तरह के जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे स्टेटमेंट हैं। यदि आगे इन फ्यूचर भविष्य में कभी आपको सिविल सर्विसेज का परीक्षा देने का मौका मिलता है यूपीएससी में, यदि और पॉलिटिकल साइंस को आप ऑप्शनल पेपर के रूप में लेते हैं तो ऑप्शनल पेपर में इस तरह के स्टेटमेंट पूछता है, इस तरह के स्टेटमेंट दे देगा और 200 शब्दों में 250 शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए देगा कि मनुष्य जो राज्य है एक स्वाभाविक समुदाय या संगठन है, इस पर टिप्पणी कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे तो सिविल सर्विसेज का मौका मिलता है देने के लिए, मेंस वगैरह देने को मौका मिलता है तो आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर जो है 200-250 शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे और उसका नंबर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार बन जाएगा तो इससे बनने वाले राज्य संबंधी जो भी अरस्तु के राज्य संबंधी जो भी अवधारणा होगी, जो भी प्रश्न होंगे, बहुत आसानी तरीके से उसका आंसर जो है आप निकाल लेंगे। और बिल्कुल रटा का क्वेश्चन नहीं आता, जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होते हैं आपको उसके सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। राज्य के बारे में 4-5-6 बातें जो ये कहा है, यदि हम उसको सही तरीके से समझ लें तो बहुत आसानी तरीके से उस पर जो भी प्रश्न बनेंगे, चाहे घुमा फिरा कितना हो प्रश्न बनाए जाएंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल का, आप तुरंत उसका आंसर निकाल लेंगे। नहीं, राज्य के बारे में यह बात ऐसा है तो अरस्तु ने ही कहा होगा, दूसरा कोई ऐसा नहीं कह सकता। यही बात आपके दिमाग में बननी चाहिए, तभी आप प्रश्नों के उत्तर जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं उसके आंसर देने में आप सक्षम होंगे। इसलिए इन सबको देखा जा रहा है और पढ़ा जा रहा है। और यह ना केवल टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए, बल्कि आप सिविल सर्विसेज के भी कभी पेपर देंगे तो उसमें भी मेंस के पेपर में आप इसका आंसर जो है लिख सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो राज्य एक स्वाभाविक समुदाय या संगठन है। यह कैसे तय होता है? तो बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक अवस्था में रहता है, अपनी सामाजिक अवस्था का विकास एक क्रमबद्ध तरीके से करता है। जैसे परिवार क्या है? मनुष्य की स्वाभाविक संगठन है, वह कहीं अलग से लेकर नहीं आया है, ना ही उससे अलग रहकर वह जीवित रह सकता है। स्वाभाविक समुदाय और संगठन कहने का मतलब यह है कि मनुष्य उसका अभिन्न अंग है, उसके बिना रह ही नहीं सकता है और उसका विकास उसी से हुआ ही है। तो एक दूसरे को देखा जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य है तो राज्य है, और राज्य है तो मनुष्य निश्चित तरीके से है। जैसे पहले परिवार बना तो परिवार का हम कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के सदस्य होते ही हैं, स्वाभाविक सदस्य होते हैं, परिवार से अलग होते नहीं। बिना परिवार का हमारा अस्तित्व आएगा ही नहीं। यदि परिवार है तो फिर गाँव होगा, गाँव है तो निश्चित तरीके से राज्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिवार यदि व्यक्ति का सामुदायिक संगठन है, स्वाभाविक संगठन है, तो निश्चित तरीके से क्या है, राज्य भी व्यक्ति का स्वाभाविक ही संगठन होगा, क्योंकि राज्य का विकास परिवार और ग्रामों से हुआ है। ठीक है, तो ये बातें जो है हम लोग अभी राज्य के परिभाषा के संदर्भ में जो बातें पढ़ा था, वही बातें जो है इस स्टेटमेंट को क्या करता है, पूर्ण करता है। और ये कई बार पूछता भी है कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय या संगठन है, किस विचारक का मत है? तो यह विचारक जो है, यदि मान लीजिए प्लेटो और अरस्तु दोनों दे दे, क्योंकि राज्य के संदर्भ में प्लेटो और अरस्तु के विचार दोनों में समानता है, लेकिन ये जब स्टेटमेंट करके ये पूछता है तो निश्चित तौर से आपको आंसर अरस्तु को ही लगाना पड़ेगा। अरस्तु किस लिए लगाना पड़ेगा? कि अरस्तु इन सब बातों को व्यवहार के धरातल पे या वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अपनी बात को कहा है, और राजनीति शास्त्र का पिता है। राजनीति शास्त्र का पिता होने के नाते ये जो वैल्यू, ये वेट या यह वैल्यू उसको इसलिए मिला है क्योंकि वह राजनीति शास्त्र का पिता है। प्लेटो राजनीतिक चिंतन तो दिया, लेकिन राजनीति शास्त्र का पिता नहीं बन पाया। और ये दोनों बातें प्लेटो और अरस्तु दोनों ने कहा, लेकिन चूंकि अरस्तु राजनीति शास्त्र का पिता है, इस वजह से इस स्टेटमेंट को जब भी देता है तो प्लेटो और अरस्तु के दिया रहेगा, तो आपको अरस्तु का ही आंसर लगाना पड़ेगा। यदि अरस्तु विकल्प में नहीं है तो आप प्लेटो को भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्लेटो भी इसी तरीके के राज्य के बारे में धारणा रखता है। अब दूसरी जो बात है राज्य के संदर्भ में, उसने कहा, ये भी स्टेटमेंट के कथन के रूप में पूछा है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। कहने का मतलब यह है कि जो राज्य है वह व्यक्ति से पहले अस्तित्व में आया है। ठीक, ये भी पूछता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, ये बात किसने कहा? तो
अरस्तु ने कहा। ये बात सुनने में बहुत आश्चर्यचकित लगता है कि ये बात कैसे हो सकता है, बिना व्यक्ति का राज्य नहीं बन सकता है। पहले व्यक्ति आया, फिर अपना परिवार बनाया, परिवार बनाने के बाद अपना गांव बनाया, गांव बनाने के बाद राज्य बनाया, जैसा कि इसने राज्य की स्वाभाविक समुदाय संगठन के बारे में बताया है। अब वही विचारक इस बात को कह रहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसको सही बताया गया है। कि यह कैसे है, तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बताया कि जो राज्य है वह व्यक्ति से क्या है, व्यक्ति की जो प्रकृति है उसकी विकसित अवस्था है। व्यक्ति छोटा है और राज्य बड़ा है। जैसे एक उदाहरण से देखिए, इस गोले को देखा जाए और इस गोले को देखा जाए, यदि दूर से कोई व्यक्ति है तो उसे सबसे पहले ये दिखाई देगा कि ये दिखाई देगा। तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि जो दूर का व्यक्ति है इन दोनों बिंदुओं को जब देखेगा तो सबसे पहले उसे ये दिखाई देगा, सबसे पहले दिखाई देगा। इसको देखने के बाद जब वो आदमी नज़दीक आएगा और काफ़ी चश्मा वगैरह लगाएगा तब उसको ये छोटी वाली बिंदु क्या होगी, दिखाई देगी। कहने का मतलब यह है, यदि व्यक्ति और राज्य को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो यह व्यक्ति होगा और यह राज्य होगा, और देखने वाले व्यक्ति को सबसे पहले राज्य दिखाई देगा, उसके बाद व्यक्ति दिखाई देगी। राज्य क्या है, व्यक्ति का ही बृहद आवश्यकताओं का रूप है, इसलिए वो बड़ा है और बड़ा चीज हमें पहले दिखाई देती है, छोटी चीजें बाद में दिखाई देती है। तो इस दिखाई देने के आधार पे प्लेटो ने, अरस्तु ने बताया कि राज्य क्या है, व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। हमें व्यक्ति और राज्य एक ही जैसे हैं, यदि देखना हो तो हमें राज्य पहले दिखाई देगा, व्यक्ति बाद में दिखाई देगा। और दूसरी बात यह है कि जो राज्य है, राज्य में ही व्यक्ति का अस्तित्व बना हुआ है, और व्यक्ति की जो स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं, जो व्यक्ति की जो बड़ी बड़ी आवश्यकताएं हैं, वो सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है कहाँ मिलती है, हमको राज्य मिलती है। जब बड़ी बड़ी चीज़ें राज्य में मिलती है तो हमें राज्य ही पहले दिखाई देगा, क्योंकि बड़ा है, राज्य व्यक्ति छोटा है। तो आकार में और विकास की दृष्टि से दोनों आधारों पे राज्य क्या है, व्यक्ति से बड़ा है, इसलिए व्यक्ति से पहले राज्य है। ये बात मानना अरस्तु का है। यदि आपको यूपीएससी मेंस में इस तरह का कथन आता है, उसको एक्सप्लेन करना होगा, तो इसी तरीके से आप एक्सप्लेन करके या एक फिगर भी बना के आप जो है उसको स्पष्ट करके बता सकते हैं, और ये बात आपकी क्या होगी, प्रूफ हो जाएगी। क्योंकि जो हमको लिखने की शैली, एक बात और भी ध्यान देनी चाहिए कि हमारी लिखने की शैली जो होती है वह प्रूफ करके लिखा जाता है। जितना आप तार्किक कोई बात आप कह रहे हैं उसको प्रूफ करके कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं प्रूफ करके लिख रहे हैं। तो प्रामाणिकता के आधार पर लिखी हुई जो बातें होती है पूरी तरीके से तार्किक होती हैं और एक सिस्टम से लगी रहती हैं, और वो उसमें नंबर देने की संभावना ज़्यादा रहती है, ज़्यादा तार्किक प्रतीत होती है। इस तरीके की कहने के बाद फिर अरस्तु ने बताया जो है, अरस्तु राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। उसके बाद बताया राज्य एक सावयव संगठन है। राज्य एक सावयवी संगठन है। सावयवी संगठन का मतलब यह होता है, सावयवी संगठन जैविक संगठन, सावयवी या जैविक संगठन भी कह सकते हैं। जैविक, सावयवी या जैविक। जैविक कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा संगठन जो अस्तित्व में है और उसके न रहने से कोई, मतलब उसकी जितनी भी यूनिट होगी, जितने भी अंग होंगे, वो कोई काम नहीं कर सकता। जैसे यदि हम अपने पूरे शरीर को देखें और हाथ, पैर, नाक, कान, ये शरीर के अंग हैं, सावयवी अंग हैं। यदि हमारा शरीर अस्तित्व में न रहे तो हमारी प्राण जीवित न रहे, तो हमारे जीवित प्राण न रहने की स्थिति में हमारा हाथ, पैर, नाक, कान कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। और यदि हमारा शरीर अस्तित्व में है, जीवित है, यदि हाथ नहीं रहता है तो भी क्या है, हमारा शरीर बना रहेगा। यह समझाना यह चाहता है कि राज्य
व्यक्ति के राज्य एक स्वाभाविक संगठन है, राज्य एक शरीर के समान है और व्यक्ति क्या है, वह शरीर के अंगों के समान है। यदि व्यक्ति न रहे, राज्य न रहे, तो व्यक्ति के अस्तित्व तो अपने आप खत्म हो जाएगा, और एक आध दो व्यक्ति नहीं भी रहेंगे तो राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। शरीर का अस्तित्व रहने से ही शरीर के अंगों का अस्तित्व बना रहता है। यदि शरीर के अंगों का अस्तित्व अंग भंग भी हो जाता है, लेकिन शरीर अस्तित्व में है तो जीवित रहेगा, बना रहेगा। ठीक इसी तरीके से जो राज्य है, राज्य का अस्तित्व बना हुआ है तो व्यक्ति का अस्तित्व है। इस कथन के पीछे मेन तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति और राज्य की तुलना की जाए, व्यक्ति और राज्य की तुलना की जाए कि इसमें कौन महत्वपूर्ण है कौन नहीं महत्वपूर्ण है, तो यह कथन बताता है कि राज्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अस्तित्व पर ही व्यक्ति का अस्तित्व टिका हुआ है, इस पर ही व्यक्ति निर्भर है। यदि इसका अस्तित्व खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो व्यक्ति को इससे अलग रह के कोई अस्तित्व ही नहीं है, व्यक्ति अपने आप खत्म हो जाएगा। व्यक्ति की जब संपूर्ण आवश्यकताएं, इच्छाएं पूर्ति ही नहीं होगी तो अपने आप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो स्वाभाविक संगठन या जैविक संगठन बताने के पीछे अरस्तु का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि वह व्यक्ति और राज्य की तुलना में राज्य को श्रेष्ठ, राज्य को महत्वपूर्ण और राज्य पर ही व्यक्ति को निर्भर होने की बात को बताता है। यह बात कहने के बाद लास्ट बात और बताया जाए, जो कहता है अरस्तु, वह कहता है चौथी बात, राज्य आत्मनिर्भर संगठन है, आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य आत्मनिर्भर संगठन है कैसे? हम लोगों ने देखा कि जो राज्य का विकास है वह व्यक्ति की आवश्यकताओं के विकास के क्रम में है। जैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं पहले संतान उत्पत्ति की थी, सुरक्षा की थी, तो परिवार बनाया, विवादों को झगड़ा से निपटाने के लिए गांव बनाया, और अपनी भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक जो मनुष्य की सर्वोत्तम आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह क्या बनाया, राज्य बनाया। यह व्यक्ति ने बनाया, स्वतः नहीं, व्यक्ति के विकास क्रम में ये बनते चला गया। व्यक्ति की स्वाभाविक आवश्यकताएं थी, यह स्वाभाविक आवश्यकताएं ने ही राज्य को अस्तित्व में लाया। और यह आत्मनिर्भर संगठन है। आत्मनिर्भर संगठन कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वह सारी आवश्यकताएं इस राज्य में आकर मिल जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। राज्य में सारी व्यक्तियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी राज्य में हो जाता है, तो राज्य की सारी आवश्यकता की पूर्ति जहाँ हो जाएगा तो वहाँ आत्मनिर्भर है। और जहाँ उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा तो इसका मतलब आत्मनिर्भर नहीं है। व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकताएं वो राज्य में आकर प्राप्त हो जाती हैं, इसका मतलब राज्य क्या है, एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य के संदर्भ में ये सारी बातें अरस्तु ने बताया। अब आपसे प्रश्न इस रूप में पूछ सकता है, राज्य अरस्तु के अनुसार राज्य मानव निर्मित है, दैवीय शक्ति है, मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप है कि एक स्वाभाविक समुदाय है। तो इन सब कथनों के बाद राज्य के निर्माण में फिर पूछेगा कि राज्य की शक्तियां, क्या व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध जाने का अधिकार है? तो इसके माध्यम से क्या कहा जाएगा, क्या व्यक्ति राज्य के विरुद्ध जा सकता है? राज्य के विरुद्ध नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति इसी से होती है। अभी हम लोगों ने देखा राज्य एक जैविक या स्वाभाविक संगठन है। व्यक्ति और राज्य की तुलना में राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण और व्यक्ति ही राज्य पर क्या है, निर्भर है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट के माध्यम से राज्य पर बनने वाले जितने भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होंगे घुमा फिरा के, सब कहीं ना कहीं उसका आंसर जो है इन सारे चारों बातों के माध्यम से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, ये राज्य संबंधी अवधारणाएं हैं जो समाप्त होने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी अवधारणा। अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा। अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा। अवधारणा
इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं और कल जो है अगले वीडियो में थोड़ा विस्तार से इसको पढ़ा जाएगा, तो इसको थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अरस्तु की राज्य संबंधी जो अवधारणा है वो उसकी राज्य संबंधी अवधारणा उसकी पुस्तक पॉलिटिक्स की प्रथम भाग में। ठीक इसी तरीके से जो अरस्तु ने नागरिकता संबंधी अवधारणा दिया, उस अवधारणा की चर्चा वह जो है पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में दिया, पॉलिटिक्स में कुल 8 भाग हैं, पॉलिटिक्स से कुल 8 भाग हैं। 8 भाग में से प्रथम भाग पे राज्य के प्रकृति, राज्य के विषय में बताता है, और जो तीसरा भाग है वह तीसरे भाग में नागरिकता संबंधी अवधारणा को देता है। नागरिकता संबंधी अवधारणा और भी देता है, संविधान संबंधी अवधारणा भी इसी में देता है। नागरिकता संबंधी अवधारणा और संविधान संबंधी अवधारणा की बात इसमें देता है। अरस्तु जिस तरीके से राज्य की अवधारणा को शुरुआत करने से पहले तत्कालिक समय में राज्य के बारे में जो विचार थे, जैसे सोफिस्टों के विचार थे, उन विचारों को विरोध करते हुए फिर अपनी बात को बताया। ठीक इसी प्रकार से अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी अवधारणा थी तत्कालिक समय में, उन सारी अवधारणाओं को भी ये क्या करता है, पहले चर्चा करता है, उसके बाद जो है बताता है कि नागरिक कौन होने चाहिए और कौन नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसने बताया कि कौन नागरिक नहीं होने चाहिए, किनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद बताया कि कौन कौन नागरिक नहीं होंगे, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जान लिया जाए कि किनको नागरिकता नहीं मिलेगी, इसके बाद इसी पर हम लोग बात बंद कर देंगे, आगे फिर जो है चर्चा करेंगे। कौन नागरिक नहीं है, किनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। और अरस्तु के अनुसार किनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, किनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। एक बात यहां ध्यान दिया जाए कि नागरिकता के संदर्भ में प्लेटो की भी और अरस्तु की भी धारणा कुछ मिलती जुलती है। सीमित जनसंख्या वाले देश की समर्थन प्लेटो भी करता है और अरस्तु भी करता है। जहां प्लेटो 5040 जनसंख्या वाले देश की समर्थक अपने पुस्तक किसमें किया है, लॉज में किया था, उसी तरीके से सीमित जनसंख्या वाले एक्यूरेट जनसंख्या तो नहीं बताया है, लेकिन सीमित जनसंख्या वाले, सीमित नागरिकता वाले देश का समर्थन जो है अरस्तु भी करता है। प्लेटो के समान अरस्तु का भी यही मानना था कि जिस देश की जनसंख्या जितनी सीमित कम होगी, वह देश उतनी ही अच्छे तरीके से तरक्की करेगा। उसमें उसके पॉपुलेशन में क्वालिटी, स्पेशलाइजेशन ये ज़्यादा मिलेंगे। वह नागरिक राज्य पर निर्भर कम रहेगा, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य में ही रह के करेगा, बल्कि राज्य के अनुदान पे, राज्य के भरोसे वह नहीं रहेगा। तो प्लेटो ने 5040 को एक्यूरेट जनसंख्या माना था, ठीक, और अरस्तु ने भी बहुत कम ही जनसंख्या वाले देश का समर्थन किया, क्योंकि जितना जनसंख्या कम होगी विकास उस देश की, उस राज्य की ज़्यादा होगी। तो ये हम लोगों ने दोबारा इसका रिपीटेशन भी कर दिया और दोहरा भी दिया है। तो अरस्तु जो है कहा कि किनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, इस बात पे चर्चा किया जाए। कहा कि निवास के आधार पे हम किसी भी व्यक्ति को नागरिक नहीं मान सकते। बहुत सारे लोग ऐसे विदेशी होंगे जो इस देश में आकर रह रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, उन विदेशियों को हम अपने देश के नागरिक नहीं मानेंगे, उनको नागरिकता निवास के आधार पे नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात कहा, जन्म से कोई व्यक्ति यदि जन्म लेता है
तो उसको जन्म से ही वहाँ का नागरिक माना जाए, भले वो किसी नागरिक के माता पिता के ही संतान हो, लेकिन जन्म लेने से ही उसे नागरिकता नहीं मिल सकती है। ठीक है, इस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए कोई और क्राइटेरिया जिसको क्या करना पड़ेगा, उसको पालन करना पड़ेगा, तब उसे वहाँ नागरिकता मिलेगी। तो हमको ये जानना है कि नागरिकता नहीं मिलेगी तो निवास से नहीं मिल सकती है, जन्म से नहीं मिल सकती है, और तीसरा जो है नागरिकता कानूनी अधिकार से भी नहीं मिल सकती है। कानूनी अधिकार, ऐसे व्यक्ति जो वहाँ रहते हों और कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हों, कानूनी अधिकारों को लागू करते हों, प्रयोग करते हों, उन व्यक्तियों को भी एथेंस की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इन 3 आधारों पे पहले क्या होता था, एथेंस में चूंकि इस तरीके की व्यवस्था थी, इस तरीके के आधार पर एथेंस में नागरिकता नहीं मिलती थी, और प्लेटो ने भी उसी परंपरा का अनुसरण किया, ये भी किया। तो निवास के आधार पर नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, जन्म से नहीं मिलनी चाहिए, और कानूनी अधिकार से नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। चूंकि भारतीय संविधान की यदि चर्चा करें तो भारतीय संविधान में दिया गया है कि भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का जो अनुच्छेद है, भाग 2, यहाँ पॉलिटिक्स के भाग 3 में नागरिकता पढ़ रहे हैं, और भारतीय संविधान में संविधान के भाग 2 में हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे जो 5 से लेकर 11 तक है। उसमें जो है भारत की नागरिकता जन्म से प्राप्त करने का प्रावधान है, निवास से भी भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का प्रावधान है। लेकिन जो अरस्तु है वह बहुत पहले ही कह दिया कि इन सब चीज़ों के आधार पर जिस देश में नागरिकता दी जाएगी उस देश की विकास की संभावना नहीं होगी, और जो नागरिकता है उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमको सीमित जनसंख्या वाले नागरिक चाहिए, क्योंकि देश के विकास में ये ज़्यादा सहयोगी और योगदान करने वाले हैं। यदि बहुत ज़्यादा लोगों को नागरिक मान लिया जाएगा तो देश का विकास संभव नहीं हो पाएगा। तो इन सब आधारों पर कहा कि इन सब आधारों पर किसी भी व्यक्ति को वहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगला टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है कि अरस्तु किनको जो है नागरिक बनाना चाहता है, और किन लोगों को नागरिकता से किन आधारों पे वंचित करना चाहता है। इन 2 पॉइंट्स को हम लोग जो है अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, और कल से फिर थोड़ा सा बड़ा बनाया जाएगा, तो हम लोग इसको देखेंगे। और आप लोगों से हमारा ये एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स को बनाइए। जो लोग किसान पीजी कॉलेज से संबंधित हैं वो लोग हमें किसान पीजी कॉलेज में जब भी जाएं तो अपना प्लेटो की पूरी लेक्चर वीडियो, फिर अरस्तु की बन रही है, एक कॉपी बना ले पश्चिमी राजनीतिक विचारक का, बहुत मोटी सी, और उस लेक्चर वीडियो को देख के पूरा नोट्स बनाइए। जब आप लेक्चर वीडियो को नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी पूरी होगी, और जो हमारा जो प्रश्न होगा अभी हम अरस्तु जो पढ़ा देंगे तो 300 साढ़े 300 का इन पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, कई सारे टीजीटी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न प्लेटो अरस्तु से, आपके पीजीटी के प्रश्न, नेट और जेआरएफ के प्रश्न, और आपके सिविल सर्विसेज में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्लेटो और अरस्तु पे, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए कुछ टेक्स्ट बुक जो अनसॉल्व किताबें होती हैं उनसे भी जो प्रश्न होंगे हम आपको बना के देंगे, और कुछ किताबों से महत्वपूर्ण जो किताबों को मैंने लिस्ट भी दिया है उन किताबों से भी प्रश्न आपको बना कर देंगे। कई लोगों ने यह प्रश्न करके पूछा है कि सर हम लोग जो है कौन सी पुस्तक से ये क्वेश्चन बैंक बनाएं, तो आप जो है क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए यूनिक भी ले सकते हैं, अरिहंत का भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको मिल जाए उन किताबों को ले लीजिए। और कुछ जैसे नेट और जेआरएफ के लिए जो दृष्टि का आता है, चाणक्य का दृष्टि का आ रहा है, अरिहंत का भी आता है, तो जो आपको लगता है ले लीजिए। लेकिन यहाँ उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते समय उन उत्तरों को जो है टेक्स्ट बुक के माध्यम से सर्च कर लीजिए, देख लीजिए कोई आंसर कहीं गलत तो नहीं दिया है। प्रश्न वहाँ से लीजिए और आंसर टेक्स्ट बुक से हमेशा ढूंढ कर देखने का प्रयास कीजिए। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होगी, लंबा टाइम टेकिंग वाला होगा, लेकिन इस तरीके का अध्ययन से आपको बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो पाएगी। शॉर्टकट फार्मूला तैयारी के लिए नहीं होता है, और काफ़ी बड़ी चीज़ें कम समय में याद करने का जो फार्मूला कुछ नहीं होता है। जिस टॉपिक पे जितना आप समय लगाएंगे, जितना आप ध्यान देंगे, वह टॉपिक उतना ही आपको
अच्छे तरीके से याद होगा और अच्छे तरीके से आप कर भी पाएंगे। कभी आप सोचते हैं कि 2 महीने में हम कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे, ऐसे कर करके आप 5 साल 10 साल गंवा देते हैं, तैयारी पूर्ण नहीं हो पाती है। एक बार अपने आप को 1 साल 1.5 साल झोंक दीजिए पूरी तरीके से, 5 से 6 घंटा रेगुलर पढ़िए, निश्चित तौर से कंपटीशन आपका निकल जाएगा। कंपटीशन औसत और एवरेज के नीचे जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं वही कंपटीशन मैक्सिमम लड़के निकाल पाते हैं। जो लगातार कंटिन्यू मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, उनको जो है चांसेज और जो अवसर होता है सफल होने की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार मेहनत करते रहते हैं और लगातार पढ़ते रहने से दिमाग पे सारी चीज़ें जो है आपकी बैठ जाएंगी। जब सारा का सारा सिलेबस जब आपके दिमाग पे घूमने लगेगा ना, ये टॉपिक यहाँ है, ये टॉपिक ये है, इस यूनिट में ये पढ़ा, इस किताब से मैंने ये पढ़ा, तो समझिए आपकी तैयारी जो है एकदम पूरे ऊंचे ग्राफ पे आपको अच्छी तरीके से चलती चली जा रही है। आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का एक आधार तो आप प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो, और दूसरी बात जब आपके टॉपिक सारे आपके दिमाग पे घूमने लगे तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, इन सब बातों के साथ हम अपनी बात को बंद कर रहे हैं। धन्यवाद।